एशिया कप 2023 ये जो होना है इस साल, और उसको लेकर जो एक टीम की लड़ाई है उसे शुरू होने में अब लगभग आप कह सकते हैं सिर्फ 7-8 दिन का वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। और आज 10 तारीख है और 18 अप्रैल से एसीसी प्रीमियर कप या फिर आप कह सकते हैं एशिया कप क्वालिफायर जो है वो शुरू होने वाला है। और कई मायनों में ये काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है, काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, काफ़ी कम्पिटेटिव, कम से कम एक्सपेक्ट तो हम यही कर सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन टूर्नामेंट हमें देखने को मिले। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जरूर आ जाती है कि अगर हम इन 4 टीमों की बात करें, ओमान, यूएई, नेपाल और हांगकांग। जी हांगकांग जो कि लगातार 2 बार से अगर हम देखें तो वही एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं एसोसिएट की तरफ से। अगर हम देखें 2018 में भी और 2022 में उन्होंने ही कहीं ना कहीं एशिया कप खेला, और बाकी टीम्स को उन्होंने बहुत ही आसानी से मात देकर वो पहुंच गया एशिया कप खेलने के लिए। लेकिन इस बार भी क्या वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे और एशिया कप में खेलेंगे, या फिर इस बार कोई पहली बार पहुंचेगा, या फिर करीब 3 एशिया कप के बाद वापस से खुद को एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर कोई और पहली बार एशिया कप खेलता हुआ नजर आएगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इन 4 टीमों की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये 4 टीमें अगर एशिया कप 2023 खेलने में फेल हो गई, नहीं पहुंच पाई वहां तक कि वो वहां के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसके पीछे जो सबसे बड़े रीजंस होंगे वो आपके सामने हम आज प्रेजेंट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे हर टीम की पर्सपेक्टिव से कि आखिर कौन से वो रीजंस रहेंगे जिन रीजंस की वजह से जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उन रीजंस की वजह से ही अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इन्हीं रीजंस में से कोई एक रीजन होगा, या फिर 2-3 रीजंस भी इनमें से हो सकते हैं कि टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई एशिया कप 2023 के लिए। चारों टीमों की बात करते हैं एंड सबसे पहली टीम कौन सी पिक कर रहे हैं आप, और उनका सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहला रीजन नंबर 1 क्या होगा? जरूर देखिए, अगर हम पहले टीम की बात करें तो वो है ओमान। जी हाँ, हमने ओमान को ले लिया है, रैंडमली है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बात हम शुरू कर रहे हैं ओमान से। और अब उनके इशू की बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़रूर चीज़ें हैं जो उनके लिए कहीं ना कहीं कंसर्न टाइप का ज़रूर है। यहाँ पर बिग कंसर्न है, ऐसा नहीं है टूर्नामेंट पे इम्पैक्ट डालेगा, ऐसा कंसर्न ज़रूर है। और हम बात करें सबसे पहले जो है मैचेस से रिलेटेड, अभी हमने जैसा आपको बताया था कि ओमान ने कुछ अपने यहाँ पर डिवीज़न क्रिकेट भी खेला है, लोकली में डोमेस्टिकली उन्होंने वो इंगेज रहे हैं। और लेकिन उसके बाद अब हमें अभी हाल ही में अभी ये न्यूज़ मिली कि ओमान जो है वो प्रैक्टिस मैचेस खेलने जा रहा है 13 और 15 अप्रैल को, एक बहरीन और एक नेपाल के खिलाफ प्रैक्टिस मैचेस खेलेगा। तो ये भी अच्छा है कि ये 2 मैचेस और मिले हैं यहाँ पर। लेकिन एक इतना बड़ा हाई वोल्टेज टूर्नामेंट खेलने के लिए क्या उस प्रिपरेशन, उस इंटेंस प्रिपरेशन क्या ओमान कर पाया है या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल जरूर है। क्योंकि जरूर है डिवीजन क्रिकेट आपने खेला, आप कंफर्टेबली आप वहां गए, खेले, इंगेज जरूर रहे, उसके बाद आपने कैंप भी लगा, नेट भी लगा, सब कुछ हुआ, सेशन वगैरह हुए, लेकिन एक इंटेंस गेम आप उससे पहले आपने खेला है या नहीं, ये बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। कनाडा के खिलाफ ओमान ने खेला, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो वो डोमेस्टिकली था, वहां पर आप अपने फॉर्म को ढूंढने के लिए या अपने आप को क्रीज पर रखने के लिए वो बेहतर है। लेकिन उसके बाद ये 2 प्रैक्टिस मैचेस आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस मैचेस हैं, यहाँ पर बस आप टिक कर सकते हैं कि चलिए अब हमें एक आउमन लग जाएगा कि प्लेइंग 11 हमें पहले मैच में क्या उतारनी है, ये 2 प्रैक्टिस मैचेस इतना जरूर बता देंगे। लेकिन एक टूर्नामेंट जो इतना हाई क्वालिटी टूर्नामेंट है, क्यों? क्योंकि आप एशिया कप खेले नहीं, खेले होते तो कोई नहीं भैया, हम खेले हुए हैं, एक नेचुरल के तौर पर ले रहे हैं कि आएंगे, खेलेंगे, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, ओके कोई बात नहीं, कोई गर्ज नहीं है, चलो हो गया। लेकिन वहां पहुंचे नहीं है तो उस टूर्नामेंट की तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए थी, अब तो है नहीं, अब तो वक्त चला गया, उस हिसाब से होनी चाहिए थी जैसा लगता कि हाँ एशिया कप हमारे लिए खाली हो गया गुजर गया वाला नहीं है, हमें चाहिए ही किसी भी सूरत में हमें एशिया कप खेलना है। बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे ऐड हो जाती है कि आपको ये देखना है कि आपके जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइम प्लेयर्स हैं, क्या उनको भी उतने मैचेस मिल पाए हैं या फिर नहीं। हम बात कर रहे हैं आकिब इलियास की। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आकिब इलियास के लिए यहाँ पर एक सीरीज कम से कम पहले ओमान को ऑर्गेनाइज करानी चाहिए थी, चाहे वो होम में हो या फिर कहीं अवे में जाकर होकर, चाहे वो किसी टीम के खिलाफ हो। जो भी पार्टिसिपेंट टीम्स हैं एशिया कप में, एशिया क्वालिफायर में, प्रीमियर कप में, उनके खिलाफ कम से कम एक सीरीज अगर होस्ट कराते तो कम से कम आकिब
आकिब इलियास को बेहतर मिलता कि वो मोमेंटम कुछ अगर वहां से ग्रैब कर पाते या फिर नहीं। इस लिहाज से भी ये लैक ऑफ मैचेस कहीं ना कहीं असर ना करे, क्योंकि हमने देखा था जब स्कॉटलैंड जो T20 वर्ल्ड कप इस साल खेला 2022 में, तब वो पहला मैच जीते, उसके बाद लगातार बैक टू बैक 2 मैच हार गए और टीम जो है बाहर हो गई फर्स्ट राउंड से ही। तब मार्क वाट का जो गुस्सा है वो क्लियरली बाहर आकर फूट, बिल्कुल उन्होंने ओपनली आकर कहा अपने ट्विटर हैंडल से, और उसके बाद जॉर्ज मनसन ने भी कहा कि एक पूरे साल में हमें एक मैच तो सिर्फ खेलने को मिला है, हमें तो मैचेस ही नहीं दिए गए बोर्ड की तरफ से, तो तैयारी होगी कहां से, प्रैक्टिस होगी कहां से। आप जाकर चेक कर सकते हैं मार्क वाट कितना गुस्सा हुए थे। और फिर उसके 2-3 दिन बाद जॉर्ज मनसन ने भी ये चीज कहा कि हमें लैक ऑफ मैचेस की वजह से और प्रिपरेशन के मैचेस ना मिलने की वजह से हम जो है इस फर्स्ट राउंड को क्लियर नहीं कर पाए पहला मैच जीतने के बावजूद भी, ऐसा उनका कहना था। तो यही कहीं ना कहीं एक कंसर्न जरूर टीम के साथ जुड़ेगा, देखना होगा वो आप किस तरह से चीजें जाती हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है सेकंड स्पिनर। जहां अभी सेकंड स्पिनर का मामला देखिए क्या है, जिशान मकसूद जो उनके प्राइम स्पिनर है वो लगातार ऑलराउंडर है, वो लगातार बॉलिंग कराते हैं और बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं, लगातार विकेट्स निकालते हैं वो। और पिछले 5 मैचों को भी हमने उनके आपके सामने स्टैट रखा था, एज ए कैप्टन उन्होंने 250 करीब रन भी मारे हैं, 10 विकेट भी करीब उन्होंने निकाले हैं, तो बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है। लेकिन जिस दिन जिशान मकसूद फेल होते हैं उस दिन जो मिड ओवर्स में जो है वो ओमान बॉलर ही ढूंढता रह जाता है कि हमें किससे बॉलिंग करानी है, किससे। इस सिचुएशन में आप अपने प्राइम पेसर्स को लेकर आते हैं और इस वजह से उनके ओवर्स डेथ ओवर में कम हो जाते हैं, जहां पर ओपोनेंट टीम आपके डेथ ओवर बॉलिंग का, जहां पर थोड़ा सा आप, क्योंकि आपको ओवर्स कराने के लिए किसी न किसी ऐसे से बॉलिंग करनी पड़ेगी जो उतने स्पेशलिस्ट नहीं है डेथ में, तो वहां पर वो रन्स के लिए चले जाते हैं और वो टीम को कई बार बैकफायर कर चुका है। ये हमने 1-2 दौरों में पिछले भी ओमान के देखा है। यानी एक बहुत बड़ा कंसर्न है टीम के साथ। जिशान हिट तो सब ठीक, जिशान फेल हुए तो सेकंड स्पिनर का रोल निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखना होगा किस तरीके से इस टूर्नामेंट में ये इसको कैरी करते हैं, कि किस तरीके से इस चीज़ में कप्तानी करते हुए नजर आते हैं जिशान भाई। मिड फेस में आखिर क्या बेहतर हमें कप्तानी देखने को मिल रही है, खासकर अगर आप देखेंगे बिग 3 के खिलाफ जो टीमें हैं सामने की, जो कुछ मैचेस यहाँ पर ऐसे भी है कि जो एक कंसर्न करने वाले नहीं है ज़्यादा। अगर अभी हम देखें, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ टीमें हैं भी जिनसे बचने की ज़रूरत भी है, वो आगे हम ज़रूर बात करेंगे उसमें। लेकिन इस पर देखना होगा कि वो किस तरीके से इसे हैंडल कर रहे हैं इन केस अगर वो खुद फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल 3 ऐसी टीमें हैं जिनसे बिल्कुल आपको बच के चलना है। डेफिनेटली ये हम इन 4 टीमों के लिए कह रहे हैं, 3 ऐसी टीमें हैं जिनसे इन चारों टीमों को बच के जरूर चलना है। वो टीम कौन सी होगी आगे आपको जरूर बताएंगे। लास्ट पॉइंट जो है ओमान के लिए वो आ जाता है हेवी डिपेंडेंसी ऑन आकिब इलियास व्हाइल बैटिंग। जी हाँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आकिब इलियास जब तक टीम में थे, ओडीआई की बात करें, लास्ट के 4-5 मैचेस में उतना खास चले नहीं और उनका एवरेज थोड़ा सा गिरा भी था, 61 से करीब 58 के आसपास उनका एवरेज आया था। लेकिन हमें फिर बाद में पता चला कि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनका जो इलनेस थी, वो बहुत बड़ा सबसे बड़ा इशू था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। लेकिन अब वो ठीक ठाक होकर वापस आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जाने के बाद जो ओमान की जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लैग की है, और जतिंदर और जिशान अगर आखिर नहीं संभाल रहे तो फिर पारी पूरी डगमगा जा रही है। तो यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स को स्टेप अप करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि आकिब इलियास पे ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई। जतिंदर सिंह मान लीजिए शुरू में जल्दी आउट हो गए, फिर आकिब है, अगर आकिब भी नहीं चले तो खत्म। तो इसको ऐसा ना हो जाए कि जिशान ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, 170, 180, 190 में गाड़ी रुक ना जाते। 170, 180 जैसा टारगेट जो है आप टीयू ग्राउंड पे इतनी आसानी से डिफेंड तो कर नहीं पाएंगे, इतना आसानी उसके लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग आपकी हो जाए तो ही बात हो सकती है। तो ये है हेवी डिपेंडेंसी ओमान जो है वो आकिब इलियास पे ना रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको दूसरे बैट्समैन को भी यहाँ पर स्टेप अप करना होगा। तो ये 3 सबसे बड़े रीजंस नजर आ रहे हैं हमें कि अगर एशिया कप के लिए क्वालिफाई ओमान नहीं कर पाया तो इन तीनों में से ही कोई एक रीजन या फिर 2-3 रीजन में से ही हो सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड टीम की तरफ, बात यहाँ पर करते हैं यार सबसे सक्सेसफुल टीम्स में से एक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूएई और हांगकांग दोनों ने ही काफी 3 बार, जो हांगकांग तो 4 बार एशिया कप खेला है, यूएई ने 3 बार खेला, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हांगकांग की। नहीं जरूर, देखिए हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ा जो सिरदर्द है वो है 4 प्लेयर ही बेहतर है और 4 प्लेयर ही सिरदर्द है एक्चुअली। बिल्कुल। अब ये बड़ा अजीब है, लगेगा शायद सुनकर कि क्या मामला है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो हांगकांग के लिए रन्स करते हैं मोस्टली वो 4 ही प्लेयर हैं। देखिए आप, अंशुमन रथ, निजाकत खान, बाबर हयात, किंचित शाह। बिल्कुल, बस ये चारों नहीं, अगर आप उठाकर देखेंगे चैलेंज लीग में या एशिया कप अभी जो मलेशिया ट्रायंगल सीरीज हुई, बिल्कुल सही कहा आपने, हांगकांग ओडी सीरीज हुई अभी, वहां पर भी अगर आप
नंबर्स उठाकर देखेंगे तो इन चारों ने ही रन्स किए हैं या मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो भी है। तो ये चारों हीरो भी हैं, लेकिन इन चारों को अगर सस्ते में निपटा सके, जो कि रेयर ओकेजन होता है, चारों को अगर निपटा दिया, आउट कर दिया 50, 60, 65 रन के अंदर, तो फिर टीम इतना लंबा जा ही नहीं सकती। हांगकांग की टीम इतना लंबा नहीं जा सकती कि 250, 240 का टारगेट बोर्ड पर टांग सके। इतनी अच्छी बैटिंग ना 4, 5, 6, 7 या जो भी कहें डाउन ऑर्डर तक नहीं है। अगर हम देखें रेयर ओकेजन में 25, 15, 17, 18, 20, 23 ये लगा देंगे, पर एक बड़ी बड़ी इनिंग है हमें सिर्फ इन चारों बल्लेबाजों की तरफ से ही देखने को मिलती है। ये अच्छी बात भी है, पर ये एक बहुत ही बुरी खबर भी है हांगकांग। बिल्कुल, क्योंकि बाकी प्लेयर से कंट्रीब्यूशन एकदम नहीं मिलता। हमने जब चीजें चेक की और कहीं ना कहीं उस पर डिस्कशन किया तो हमने देखा कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर को आप देख लें अगर, और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर रहा है, प्रॉपर लोअर ऑर्डर, और जो मिडिल ऑर्डर में लास्ट के बैट्समैन आते हैं, इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। हांगकांग की बैटिंग हम चैलेंज लीग में हमने देखा, वहां पे भी यही हाल है। उसके बाद हमने अभी जो हांगकांग ओडी सीरीज हुई वहां पे भी यही हाल हुआ। आपको याद होगा हमने बताया था आपको कि अंशुमन रथ और निजाकत खान शायद इन दोनों ने सेंचुरी लगाई थी एक मैच में, 200 करीब पे पहला विकेट गिरा, और उसके और लगभग लग रहा था और उसका 7-8 ओवर बचे थे, 280-85 टीम पहुंचेगी, लेकिन 5-6 विकेट मेरे ख्याल से 6-7 विकेट गिर गए, लेकिन रन सिर्फ 33-40 ही जोड़ पाए, उसका ही फायदा उठा पाए। 2018 का एशिया कप आपको याद होगा जहां पर इंडिया के खिलाफ 172 रन करीब मारे थे ओपनिंग प्लेयर ने, वहां पर भी उस मैच में भी इन 4 प्लेयर्स ने मिलकर लगभग 205-210 बनाए थे, और ओवरऑल जो हांगकांग का स्कोर था वो 259 था, और 210-20 कम से कम इन 4 ने बनाए थे। आप देखिए, और सारे के सारे प्लेयर जो है वो आउट होते हुए नजर आए, वहां पर भी सिर्फ 40 रन सब ने मिलकर बनाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर हांगकांग कहीं ना कहीं इस कंसर्न के साथ ही वो कहीं ना कहीं 2 बार एशिया कप खेल चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा रीजंस में से एक रहा तो वो ये रह सकता है कि उनका जो लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा लो है, जो कहीं ना कहीं बैकफायर टीम को ना करे क्रूशियल मैचेस में। उसके बाद आना है हांगकांग के लिए एक और क्या पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। नहीं सर, देखिए अब एक दिक्कत यहाँ ये है कि हांगकांग जो है वो बिग 3 के सामने इतना ज्यादा और काफी वक्त से खेला नहीं। अब बिग 3 से हमारा यहाँ मतलब है कि ओमान, यूएई और नेपाल, इन तीनों के साथ, क्योंकि हांगकांग बिल्कुल काफी लंबे वक्त से कोई बायलैटरल या कोई सीरीज वगैरह खेला नहीं है, बिल्कुल ही हाथ नहीं आजमाए। कितने प्लेयर बदल गए हैं सामने की टीम के, पूरी टीम बदल गई है, चेंज हो गई है। तो ये हांगकांग के लिए बहुत ज़्यादा एक सिरदर्द होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जब वो इन बॉलर्स को या बैट्समैन को सामना करेंगे, फेस करेंगे इनका। क्यों? बिल्कुल अलग है। टीमें जो हैं ये रेगुलर इंटरवल पे इतने ओडीआईज और इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, खासकर यूएई और नेपाल तो और ज़्यादा। मैं भी यही कहने जा रहा था, हाँ, बिजी भी रहते हैं, और साथ साथ में इन टीम में ही सबसे ज़्यादा चेंजेस भी हुए, बिल्कुल काफ़ी नए आए हैं जरूर। और तो ये हांगकांग को देखना, और सबसे बड़ा जो एक चीज़ है, चलिए कोई बात नहीं, नए प्लेयर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। हांगकांग में बहुत बेहतर टीम है लड़के, लेकिन एक जो और इसमें चीज जुड़ जाती है वो ये है कि हांगकांग ने कोई सीरीज वगैरह भी पिछले 2-3 सालों में कोई खेली नहीं है, अगर हम बात करें इन तीनों टीमों के खिलाफ, जो कि एक इशू बहुत बड़ा हो जाता है। ताकि जान सके, अगर एक बार भी माइंड में रहता कि अच्छा ये बॉलर ऐसे कराते हैं, ये बॉलर ऐसे कराते हैं, तो बेहतर होता, फेस कर चुके होते, लेकिन काफी सालों से हांगकांग ने इन तीनों की टीमों को फेस किया नहीं। बिल्कुल, तो ये 2 सबसे बड़े मेजर कंसर्न यहाँ पर नजर आ सकते हैं। अगर हांगकांग अब हैट्रिक लगाने में नाकामयाब रहा और एशिया कप में नहीं पहुंच पाया, तो आपको इन्हीं 2 रीजंस में से कोई एक या फिर दोनों रीजन सबसे बड़े नजर आएंगे जब हांगकांग और क्वालिफाई करने में फेल होता है। तो ये सबसे बड़े रीजन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब चलते हैं टीम नंबर 3 की तरफ, होस्ट नेपाल की यहाँ पर बात की जाए। जी हाँ, अगर आप होस्ट नेपाल की बात करें तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि अगर यहाँ पर नेपाल जो हार गया, अगर नेपाल क्वालिफाई नहीं कर पाया एशिया कप के लिए, तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, या फिर कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा कि हाँ नेपाल क्यों नहीं पहुंचा। जी नहीं, बिल्कुल एक्सक्यूजेस है, और हर जगह पर बेहतर करने की गुंजाइश है। ये तो आप भी मानेंगे कि दुनिया में कोई भी टीम जो है वो परफेक्ट होती नहीं है, और इसके एग्जाम्पल्स हमने इतने देख लिए हैं। मैं चाहूंगा आप एक एग्जाम्पल दें, फिर होस्ट नेपाल के जो कंसर्न है उनके बारे में बात करें कि वो अगर मैच से पहले ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं जरूर, एक एग्जांपल मैं अभी का दे देता हूँ, इतने पुराने में जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि कईयों को याद नहीं होगा, याद भी होगा तो इसलिए ठीक नहीं है। तो 2019 में ही आप हमारे यहाँ इंडिया की पेपरों पे कितनी हेडलाइनें छपी हर जगह, और आप जो ज़्यादातर सोशल साइट पे रहते हैं या फेसबुक या ट्विटर पे रहते हैं, उनको भी यहाँ आया होगा, उनको अंदाज़ा होगा कि हमेशा यही हेडलाइन छपी रहती थी हमारे इंडिया की न्यूज़पेपर वगैरह में कि हमारे यहाँ
आईसीसी के नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बल्लेबाज, नंबर 1 ऑलराउंडर, दुनिया के सबसे बड़े कप्तानों में से एक कैप्टन कूल हमारी टीम में है मौजूद। ये सब हेडलाइनें थी, इतने इतने हमारे आईसीसी की रैंकिंग में प्लेयर मौजूद हैं, प्लेयर्स मौजूद है। टीम कैसी है ये पेपरों में नहीं छपता था, प्लेयर इंडिविजुअल, और हम खेलने जा रहे हैं आईसीसी का टूर्नामेंट। बिल्कुल। और क्या हुआ, ना नंबर 1 काम आया, ना नंबर 1 बॉलर, ना नंबर 1 बैट्समैन, ना नंबर 1 ऑलराउंडर, कोई काम नहीं आया। क्या हुआ, जो सबने देखा, 12 बताने की जरूरत नहीं है, 2019 का वर्ल्ड कप इंडिया हार गया। तो बस इंडिविजुअली कुछ नहीं हुआ, एज अ टीम परफॉर्म नहीं हुआ। वो भूल गए थे सब कि आईसीसी का एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, कोई बायलैटरल सीरीज, और अपने रिकॉर्ड सुधारने नहीं जा रहे हैं कि हम अपने रिकॉर्ड्स वहां पर सुधारने बैठ जाएं। तो ये हमने आपको बताया, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये चीज एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपके सारे डिपार्टमेंट और सारे बेस को कवर करना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि आपके पास वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर, वर्ल्ड का हाईएस्ट विकेट टेकर, वर्ल्ड के हाईएस्ट साउथ अफ्रीका कितने वर्ल्ड कप लेकर उस हिसाब से बिल्कुल सही कहा आपने, साउथ अफ्रीका के पास 4-5 वर्ल्ड कप होते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको डिपार्टमेंट और सारे बेस कवर करने की जरूरत है। सारे बेस वापस से कहेंगे, दुनिया की कोई भी टीम कभी भी कवर नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ लूपहोल रहता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बेस जिनके कवर होते हैं वो आईसीसी कप्स या फिर इस तरह के टूर्नामेंट से क्वालिफायर हो, या फिर ऐसे एशिया कप के प्रीमियर कप जैसे टूर्नामेंट जीत जाते हैं। अब यहाँ होस्ट है नेपाल की कंसर्न्स की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें, जो हमने पहले भी कहा था और हम अभी भी उस चीज पे कायम रहेंगे, वो है कि 1 डाउन का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा क्रूशियल सरदर्द अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 1 डाउन से रन्स नहीं आ रहे। हम अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो वहां पर टीमों से कुछ रन जरूर आ रहे हैं 1 डाउन से, लेकिन यहां पर नेपाल की तरफ से 1 डाउन से रन नहीं आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सरदर्द साबित ना हो जाए टूर्नामेंट के जीतने में लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेज जो होगा वो होगा सेमीफाइनल और फाइनल। तो ये सबसे बड़ा क्रूशियल हो जाता है कि 1 डाउन से आगे रन नहीं आते। 1 डाउन में ज्ञानेंद्र मल्ला है, फिलहाल देखना होगा अभी फाइनल आ जाए। जी हाँ, कुशल मल्ला को भी ट्राई किया था, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप है, बिल्कुल सही भी था, वो ट्राई बिल्कुल गलत था। कुशल मल्ला को आप वहां ट्राई करने करें, 10 में से 1 इनिंग में चलेंगे तो आपको लगेगा देखिए चल तो गए, आप तो कहते नहीं चलेंगे, लेकिन आप वो 9 इनिंग भूल जा रहे हैं जहां पर उनका एवरेज वापस से गिर जा रहा है। तो ये कंसर्न जरूर है। तो 1 डाउन से रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीज कहीं ना कहीं बड़े स्टेज पे, बड़े टूर्नामेंट्स पे आपको कहीं बैकफायर ना कर जाए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला को रन्स करने की जरूरत है, रन्स निकालने की जरूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न नंबर 1 हो जाता है। एंड सेकंड कंसर्न क्या है? जरूर देखिए, सेकंड कंसर्न जो हमने देखा आखिरी के कुछ मैचेस में, हमने डेथ ओवर में जिस तरीके की बॉलिंग हुई है नेपाल की, वो बड़ी हॉरिबल रही है, बहुत सारा पुअर रही है। तो इसको बहुत सारा सुधारने की जरूरत है। अभी लिए तो है बॉलर्स, प्रीमियर लीग स्क्वाड जो आई थी उसमें बॉलर्स थे, कुछ बदलाव हुए हैं, चेंजेस, लेकिन मेन स्क्वाड देखना है कि कौन कौन उसमें आते हैं। लेकिन डेथ ओवर्स के लिए क्या तैयारी है, वो स्क्वाड को देख के कहीं ना कहीं जरूर अंदाजा लग जाएगा। आखिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कुछ आइडिया है, क्या चेंज करेंगे या नहीं। और बहुत बड़ा कंसर्न है जिस तरीके से टीम मिड फेज तक अच्छा जा रही होती है, डेथ ओवर में अकेले माइकल लीस ने तोड़ के रख दिया था। पूरी टीम बिखर गई स्कॉटलैंड की, लेकिन वो अकेले ने 80-100 रन जोड़ दिए एकदम लास्ट के 10 ओवर में। फिर यूएई ने भी क्या हासिल किया, आसिफ खान, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बुरा हाल रहा था। करण केसी हो, सोमपाल हो, सब ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रन के लिए गए थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक कंसर्न जरूर है डेथ ओवर का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कोच और कप्तान, ये देखना होगा। जी हाँ, कई बार हमने मैचेस देखे हैं कि डेथ ओवरों में आपने कुछ ज्यादा रन दे दिए तो एक्स्ट्रा रन लीक कर दिए, तो उस वजह से जो टारगेट है वो काफी बड़ा हो गया, और लास्ट में आप देखें या अगर ऐसा हो, कई सारे मैच ऐसे होते हैं कि आप 10 रन से हारे, 15 रन से हारे, 20 रन से हारे, तो वो जो डेथ ओवर्स में जो एक्स्ट्रा लीक रन है वो बहुत ज्यादा याद आते हैं। और ये इस चीज में नेपाल बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रहा, और इस चीज ये एक बहुत बड़ा सरदर्द भी वो अपने साथ इस टूर्नामेंट में लेकर जा रहा है। हम वापस से कहेंगे टूर्नामेंट जीतना है, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा बेस कवर करने की जरूरत होगी। मैचेस जीतना और एक हाई प्रेशर वाला टूर्नामेंट जीतना, पूरे टूर्नामेंट को जीत कर जाना एक अलग तरीके, अलग टेढ़ी खीड़ यहाँ पर होती है। उसके बाद अगले कंसर्न की यहाँ बात करें तो कुशल का डाउन ऑर्डर। फाइनली हम चाहेंगे कि प्लीज उन्हें हम एक जगह पर स्टेबल कर दीजिए। मैच 1 से ही 18 तारीख से जब शुरू हो रहा है, नेपाल का पहला मैच है, शायद मलेशिया के साथ है, शायद मलेशिया सिंगापुर के साथ है, तो उसी दिन से आप उनको ऑर्डर को स्टेबल कर दीजिए कि नहीं अब ये इसी डाउन पर आएंगे, अनलेस आप देख रहे हैं कि हाँ ओपनर्स ने कुछ बहुत बड़ा स्कोर दे दिया है, बड़ी पार्टनरशिप हो गई, यानी 150 पे 160 70 पे पहला विकेट गिरा है, तो आप उस सिचुएशन पे आप हाँ चाहते हैं कि एक हार्ड हिटर बैट्समैन है और स्ट्राइक रेट को इसी तरह से बढ़ा के रखे, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगी। 150 रन तो ऑलरेडी ओपनर से लगा दिए, लेकिन
50-60 पे ओपनर्स गिर गए हैं या फिर 60-65 पे 2-3 विकेट गिर गए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल ओकेजन्स की बात कर रहे हैं, उन्हें मत भेजिए वन डाउन, एक उनका डाउन सेटल कर दीजिए ताकि वो उसी डाउन पर आकर अपना माइंड सेट रखे। टूर्नामेंट है, यहाँ पर ज्यादा बार बार मजाक करना, छेड़खानी करना ठीक नहीं होगा कि आपने एक बार उन्हें वन डाउन भेजा, फिर तीसरा डाउन कर दिया, फिर अगले मैच में कोई छोटी टीम देखी तो वहां पर फिर से आपने ये कर दिया। जैसे उनकी मेंटलिटी जब ये डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं ये मेंटलिटी डिस्टर्ब जब कुछ टीम के लिए बुरा होने वाला होगा इसकी वजह से, तो वो कहीं सेमीफाइनल या फाइनल ना हो, ये आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुशल मल्ला का जो बैटिंग ऑर्डर है उसे मैच 1 से ही सेटल डाउन कर दीजिए कि आपको इसी डाउन पर आना है, ये हमने कोच और कैप्टन ने तय कर दिया है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर नेपाल का ऐड हो जाता है, उसे जरूर समझा दीजिए। जरूर देखिए, जो पहला पेयर जो बॉलिंग कराता है, यानी कि नई बॉल से जो बॉलर शुरुआत करते हैं, वो हमें अमूमन इतने सक्सेस होते हुए दिखे नहीं है। अभी आखिरी के 10, 12, 15 मैचेस में हमें इतने सक्सेस, वो भी काफ़ी मैच हो गए, 10-12 मैचेस हो गए ऑलरेडी, और इतने सक्सेसफुल हमें मिले नहीं। पहले करण सोनपाल थे, फिर शायद करण थोड़े से इंजर्ड हुए, उसके बाद गुलशन को भी यहाँ लाया गया, वो भी इतने सक्सेस नहीं हुए शुरू में। हम खासकर नई बॉल से बात कर रहे हैं, बाद में भले ही उन्होंने 3 विकेट 4 विकेट निकाले हुए मिड फेस में आके, लेकिन शुरू में जब भी बॉलिंग चेंज होती है 7-8 ओवर के बाद, तो अमूमन वही बॉलर विकेट लेते हैं, या ललित आ जाते हैं या संदीप आ जाते हैं, तो या फिर दीपेंद्र को भी लगा दिया जाता है तो वो भी विकेट ले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है पिछले 10-15 मैचेस में कि बॉलिंग चेंज आकर जो आ रहे हैं, बॉलिंग चेंज बॉलर आ रहे हैं, वो विकेट ले रहे हैं, बजाय पहला प्लेयर जो बॉलिंग नई बॉल से शुरुआत कराता है। जी हाँ, तो कभी कभार स्पिनर से शुरुआत कराइए तो बात अलग है, लेकिन जब बेसिस बॉलिंग करा रहे हैं और आप नया स्पेल निकाल रहे हैं तो वहां पर उतने विकेट्स मिल नहीं रहे। अगर एक मिल भी रहा है तो उसके बाद दूसरा मिलते मिलते जब बॉलिंग चेंज हो रहा है तब जाकर मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है जो दिखता छोटा है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा डाल सकता है आपके टूर्नामेंट के पहुंचने और ना पहुंचने से। तो ये 4 बड़े मेजर कंसर्न नजर आते हैं। नेपाल अगर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ये वो रीजंस कहीं ना कहीं हो सकते हैं, और इन्हीं में से कोई एक रीजंस आपको देखने को मिलेगा अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया। और अगर क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसमें से ये 4 बेस में से कम ज्यादा बेस उन्हें कवर कर लिए होंगे मैच के वक्त, या फिर मैच से पहले उन्होंने तैयारी कर ली होगी, तभी वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर चुके होंगे। लास्ट टीम की बात करें यहाँ पर यूएई की है, उनके लिए सबसे पहला कंसर्न क्या है? नहीं जरूर, देखिए रोहन मुस्तफा की फॉर्म ऑब्वियसली जिस तरीके से बहुत बड़ी कंसर्न, आप रन्स नहीं कर रहे हैं टीम के लिए, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक कंसर्न है। टीम विकेट्स कई बार खो चुकी है, लेकिन उम्मीद थी कि वो आएंगे, रन्स करेंगे, टीम को एक मुश्किल वक्त से निकाल कर एक बेहतर स्कोर तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। तो उनके बल्ले से रन्स निकलना, विकेट्स जरूर निकाल पा रहे हैं, 1 विकेट 2 विकेट, अच्छी बॉलिंग कभी कभार करा रहे हैं, लेकिन बैटिंग से तो बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस उनका जो है वो लास्ट वो जो उन्होंने आप जैसे इनकी बिल्डअप की बात कर रहे हैं, वो लास्ट उन्होंने की थी यूएई में नेपाल के खिलाफ जो 207 मारे थे यूएई। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये थोड़ा सा रोहन मुस्तफा इतने बड़े प्लेयर है, जैसे कि हमने ज्ञानेंद्र मल्ला के लिए भी कहा था कि सीनियर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आप उनकी स्कोर ना करें। अब आप सीनियर हैं तो भाई आपको स्कोर से ही अब करने होंगे। अब यंगस्टर हैं तो चलिए कह देते हैं मौका दो, लेकिन सीनियर होने के बाद ये चीज़ें एक्सक्यूज उसमें नहीं आती कि मौका दो। सीनियर है तो डायरेक्ट एकदम परफॉर्म करना होगा। इतने मैचेस आपने खेले और रोहन मुस्तफा पर भी यही अप्लाई होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। रोहन मुस्तफा की बैट से जो आउट ऑफ फॉर्म है वो बहुत बड़ी कंसर्न है यूएई के लिए, और ये कंसर्न कहीं ना कहीं उन्हें बैकफायर ना करे और एशिया कप 2023 खेलने से कहीं ना कहीं रोक ना दे। उसके बाद यूएई का जो अगला कंसर्न है वो आप क्या देख रहे हैं? नहीं जरूर, देखिए मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है, एक इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है जी। आज बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की, 2 मैच रुक गए, 3 मैच रुक गए, फिर एक अच्छी पारी आई। ये टूर्नामेंट के हम सिर्फ एशिया कप के क्वालिफायर को देखकर हम यहाँ कह रहे हैं, वो हम भूल चुके हैं कि क्या आपने पास्ट में किया, वो सब हमें याद नहीं है। 4 मैच का एक वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 हुआ या क्या हुआ वो हमें मालूम नहीं, लेकिन आज की बात टूर्नामेंट एक आप घुस रहे हैं टूर्नामेंट की तरफ, एसीसी टूर्नामेंट की तरफ आप जा रहे हैं क्वालिफायर, जहां सब कुछ ही दिनों में डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर यूएई का जो एक परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा उठने की जरूरत है। वृत्ति अरविंद हो, रवि शहजाद हो, अब उनकी भी एंट्री हुई है, तो वो भी लगातार परफॉर्म करें इस टूर्नामेंट में तो बेहतर होगा। बल्लेबाजी करें। आसिफ खानी एक नज़र आ रहे हैं जो लगातार अभी कंसिस्टेंट वे में परफॉर्म कर रहे हैं। बस यही है, थोड़ा सा प्लेयर्स है बाकी, वो भी थोड़ा परफॉर्म करें यहाँ पर तो बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मोहम्मद वसीम जो ओपनिंग में रन्स कर रहे हैं उसके बाद हमें जो बड़े रन्स हैं वो सीधे आसिफ खान पे से आगे मिलते हैं, बीच में मिलते हैं, लेकिन कभी कभार रवि साहब ने कनाडा के खिलाफ 50 मारी थी, रोहन मुस्तफा ने 20 रन किए, तो वहां पर एक इनिंग आई
उसके बाद से एक दो मैचेस में वो नहीं चले, उसके बाद विद्या अरविंद से एक बड़ी इनिंग आई, लेकिन उसके बाद फिर वही 20, 25, 30 ऐसे कहीं ना कहीं इनिंग रह गई। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है ये टीम के साथ जरूर जुड़ी हुई है मिडिल ऑर्डर फेस को लेकर, कि ऐसा ना हो कि मोहम्मद वसीम के बाद बार बार आसिफ खान को आकर रन्स करने पड़े। जर्सी के खिलाफ भी मेरे ख्याल से यही हुआ था, जर्सी हुआ था, वहां पर भी टीम ढह गई थी, मिडिल ऑर्डर पूरा इनकंसिस्टेंट और चला गया, पवेलियन लौट गया, फिर आसिफ ने आकर वहां पर इनिंग बिल्डअप की, कुछ वृत्तियारी रन यहाँ पर मारे थे। इनकंसिस्टेंसी कई टीम को ले ना डूबे, ये मेक श्योर करना होगा। और किन प्लेयर्स को? विद्या अरविंद, रमीज शहजाद और यहाँ पर रोहन मुस्तफा को भी, ये इन प्लेयर्स को यहाँ पर चीज देखनी होगी। लास्ट कंसर्न जो यूएई का यहाँ पर आ जाता है और वो बहुत ही बड़ा है, और वो है मोहम्मद वसीम खुद, वो एज अ कैप्टन। जी हाँ, एज अ कैप्टन की यहाँ बात कर रहे हैं। कुछ फैसले उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्लंडर लिए, कुछ क्वालिफायर्स में भी, क्वालिफायर प्लेऑफ में हम इतना नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने टीम को पहुंचा दिया है, बहुत शानदार उन्होंने वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट उन्होंने जरूर दिखाई थी, क्योंकि 5 में से 4 मैच वो जीत गया, टीम में वर्ल्ड कप क्वालिफायर के स्टेटस बचा लिया। तो ये रोना धोना नहीं चलेगा कि कप्तानी ऐसी थी वैसी थी, एट द एंड रिजल्ट्स आपके फेवर में है, बस बात खत्म हो गई। वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने क्या कुछ किया, वो एट द एंड लिखा हुआ है यूएई वॉन बाय विकेट्स या रन्स, बस हो गया। यूएई सेव्ड ओडीआई स्टेटस, यूएई इनटू द वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इतना काफी है, आपने कर दिया ना, हो गया ना। वो कैसे हुआ क्या हुआ वो छोड़िए, लेकिन नेपाल में जो हमने रिसेंटली देखा अभी, जो एक इस तरह के करंट सिचुएशन में जहां आपको ऑन फील्ड ऑन स्पॉट डिसीजंस लेने हैं, वहां पर आपने एक बहुत बड़ी ब्लंडर की, वो भूल नहीं पाएंगे। जब बैकवर्ड सिस्टम के हिसाब से नेपाल को 9 रन से जीत मिली थी, वहां पर वो बहुत ही खराब फैसला था, और आपने बिल्कुल 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाबर आजम की कप्तानी की याद दिला दी वर्सेस इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी बॉलर्स का जब आपको मालूम है कि बैट लाइट किसी के हाथ में नहीं, ये चीज अब किसी के हाथ में नहीं है। अब ऊपर से क्लाउडी भी था उस दिन, बिल्कुल सही कहा आपने, मौसम इंसान के हाथ में न था, न है, न कभी होगा। तो ये चीजें सोचने वाली बात थी कि आपने कंडीशन को नहीं देखा, आप कंडीशन को देख कर, कप्तान है आप, अब सोचेंगे यार इंसानी तो है, इंसान कितना देखेगा, अरे नहीं, कप्तान है तो सारी जिम्मेदारी कप्तान की है, सब कुछ देखना पड़ेगा। बोर्ड पर स्कोर पर नजर, उस प्लेयर पर नजर, बैट्समैन पर नजर, कोच पर नजर, सब पर नजर कप्तान को रखनी पड़ती है, यही कप्तान की क्वालिटी। लेकिन आप वहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पर फेल हो गए कि आपने अपने आप को ओवर दे दिया, जो कि आप बिल्कुल भी बॉलिंग दूर दूर तक आपका नाता नहीं है बॉलिंग से। हमें लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में आपने बॉलिंग कराई, आपने 1-2 विकेट ले लिए, तो आपको लगने लगा कि शायद मैं बॉलिंग कराऊं तो यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी चीज नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत खराब डिसीजन था। आप बॉलर्स को ओवर देते, जुनैद या जहूर का अगर एक ओवर भी था तो उनको यहाँ पर लेकर आते। बैट लाइट बहुत ज्यादा अंधेरा था, वो किसी के हाथ में नहीं था, लेकिन कप्तान को देखना था, वहां बहुत बड़ी चूक हुई थी, जो कि उसका जो एक भुगतान है, जो आप कहेंगे पे है, वो उन्हें मिला और वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में चले गए। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आपको वहां पर पेसर्स भी अलाउड नहीं थे अंपायर की तरफ से, तो आप वहां पर स्पिनर्स को लगाया, जी हाँ, तो वहां पर लगाया जा सकता था। और भी कई सारे फैसले हमने देखे कुछ मैचेस में जो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर नजर आए बॉलर्स के होते हुए भी। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद वसीम को शार्प होना होगा एज अ कैप्टन, वरना फिर यूएई जो है वो एशिया कप 2023 खेलने से कहीं ना कहीं चूक ना जाए। तो ये वो सारे बड़े रीजंस थे जिनकी वजह से हमें लगता है कि इन टीम्स को, ये इन चारों में से कोई, ऐसी बात है एक ही कोई पहुंचेगा, एक ही एशिया कप खेलेगा। लेकिन अगर इन चारों में से ये टीम जो है फेल, अगर एशिया कप खेलने में फेल हो गई, तो उनके पीछे जो बिगेस्ट रीजंस होंगे वो यही आपको नजर आएंगे, चाहे ओमान की बात करें, यूएई की, नेपाल की, या फिर हांगकांग की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक चीज आपको यहाँ बता दें, 3 ऐसी टीमें हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा बच के यहाँ पर चलना होगा। हम इन 4 टीमों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 2 T20 स्टेट्स वाली टीम्स की यहाँ बात कर लें, अगर हम जो बाकी 6 टीम्स यहाँ पर आ रही हैं, तो यार उनमें 2 टीमें कौन सी हैं जो कहीं ना कहीं इन 4 टीमों में से किसी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर या जीत दर्ज कर कहीं ना कहीं पॉइंट्स में कुछ खलबली मचा सकते हैं? नहीं, जरूर। देखिए, ये 2 टीमें हैं, सऊदी अरब और हांगकांग, कुवैत, माफ कीजिएगा, सॉरी, कुवैत। ये दोनों टीमें हैं जो यहाँ पर लगता है पूरी तरीके से डेली क्रिकेट, क्योंकि अगर कुछ उलटफेर हमें यहाँ देखने को मिला इस एशिया कप प्रीमियर कप में, एशिया प्रीमियर कप में, तो इन दोनों टीमों की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। लीग ग्रुप मैचेस, ग्रुप स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल वगैरह की नहीं, ग्रुप स्टेजेस में यही 2 टीमें हैं जो खेल बिगाड़ सकती हैं, एक सऊदी अरब और एक कुवैत। बिल्कुल। और बाकी 3 टीमों के लिए हम यहाँ कहना चाहेंगे ओमान, यूएई और नेपाल। आप 3 टीमों के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द और खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है वो है हांगकांग। तो हांगकांग को किसी भी सूरत में आप यहाँ पर हल्के में ना ले तो बेहतर है। वो एशिया कप आते ही वो ऐसे खेलते हैं जैसे 2000 के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम खेला करती थी, रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया खेला करती थी, या फिर स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया खेला करती थी। बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं वो जब भी बात आती है एशिया कप की। आपको सारे साल लगेगा अरे तो बड़ी खराब सी टीम है,
मैच खेलते नहीं, इनको तो वाह, ऐसे ही वाह, हरा वाह, देंगे। वाह। जी हाँ, लेकिन जब भी एशिया कप की बात आती है, प्रीमियर एशिया कप क्वालिफायर की बात आती है, तो एक बीस्ट मोड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन ओमान यूएई नेपाल आपको हांगकांग से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। ये एक लंबी डिस्कशन आपके सामने थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमने आपके सामने रखी है। एफर्ट्स के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह या फिर अपने ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को शेयर ज्यादा से जरूर करिए, ताकि वो भी सुन सके और समझ सके और फिर हमारे डिस्कशन में वो भी शामिल हो सके। लगातार इससे प्रीमियर कप की कवरेज सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट में जारी है। बाय।